दोस्तों, एक इंसान जिसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका है। उनके किडनी, लिवर और लंग्स तीनों ही गोलियों से छलनी हो चुके हैं। वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ यार, एक खच्चर ने तो लात मार दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा साहस और ऐसा ह्यूमर सैम मानेकशॉ सर के पास ही हो सकता है। दोस्तों, आज हम सर सैम इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सर सैम मानेकशॉ की बायोग्राफी रिव्यू करेंगे और उनके जीवन से हम प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे कि एक लीडर का जीवन कैसा होता है और उनमें क्या खासियत एंड क्वालिटीज़ होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरचरित में। दोस्तों, आपको अगर बायोग्राफी सुनना या देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा फेसबुक एंड टेलीग्राम पेज भी है, फेसबुक वीरचरित 01 और टेलीग्राम में वीरचरित नाम से। आपको वहाँ पे इस लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी और फर्दर नोटिफिकेशंस भी। आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ, इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी हॉर्मुसजी मानेकशॉ एंड माता हीला मेहता थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें हॉर्मुसजी मानेकशॉ, इनके पिता, वो ब्रिटिश आर्मी में एज ए कैप्टन थे इंडियन मेडिकल सर्विसेज, जिन्हें आप आज मेडिकल कॉर्प्स से जानते हैं। इनके 6 भाई बहन थे और ये पांचवे थे। उनमें 4 भाई और 2 बहनें थी। दोस्तों, एक बार मैंने एक कर्नल साहब से पूछा था कि सर आप कैसे लड़कों को रेकमेंड करते हैं आर्मी में। वो सिंपल बोले कि जो शरारती हो। जी हाँ दोस्तों, शरारत और कॉन्फिडेंस दोनों ही सर सैम मानेकशॉ में कूट कूट के भरी हुई थी। दोस्तों, शुरुआत में सर सैम मानेकशॉ आर्मी में नहीं जाना चाहते थे। जाना नहीं चाहते थे इन द सेंस कि उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। वो हमेशा से चाहते थे कि वो डॉक्टर बने अपने पिता की तरह। वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ उनके क्लिनिक रेगुलर जाते थे और वहाँ पे वो उनके बुक्स भी पढ़ते थे। तो जैसे ही उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, सर शेरवुड कॉलेज नैनीताल, जी हाँ, द फेमस शेरवुड कॉलेज नैनीताल, उन्होंने वहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और वो अपने पिताजी को बोले कि उन्हें भी ब्रिटेन जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए। लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। बावजूद उनके 2 बच्चे पढ़ रहे थे पहले से ही इंग्लैंड में, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, उनके दोनों भैया। उनके पिता ने बोला कि अभी तुम सिर्फ 15 साल के हो, अभी नहीं, तुम जब 18 के हो जाओगे उसके बाद तुम्हें भेजेंगे। बट सर सैम मानेकशॉ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बच्चे थे दोस्तों, उस समय होता है कि कभी कभी हम रूठ जाते हैं। सर सैम मानेकशॉ ने उसके बाद 18 महीने तक अपने पिताजी से बात नहीं की। और एक दिन उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के एग्ज़ाम्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताऊं कि 1931 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी कमेटी बनी थी और इस कमेटी को लीड कर रहे थे सर चैटवुड। आप अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कभी गए हो या फिर उसके बारे में थोड़ा जानते हो तो वहाँ पे एक चैटवुड बिल्डिंग नाम से है, क्योंकि सर चैटवुड ने ही, वो भी फील्ड मार्शल थे, उनके रिकमेंडेशन से ही 1932 में आईएमए इस्टेब्लिश हुआ था। और सैम मानेकशॉ गए दिल्ली, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर कर गए। 15 लोग सिर्फ सिलेक्शन हुए थे, उनमें ये भी एक थे। और मेरिट लिस्ट में इनका रैंक 6 था। इसके बाद सर सैम मानेकशॉ पहला बैच, जो कि द पायोनियर्स के नाम से फेमस था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, उससे पास आउट हुए। और इनके साथ दोस्तों स्मिथ दुन एंड मोहम्मद मूसा खान, दोनों जो कि फ्यूचर कमांडर बनने बर्मा और पाकिस्तान में, ये दोनों इन्हीं के बैच में थे। और ये सेकंड लेफ्टिनेंट 1 फरवरी 1935 को कमीशन हुए। वर्ल्ड वार टू आता है दोस्तों। वर्ल्ड वार टू आपको पता होगा कब शुरू हुआ,
1939 से। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी बर्मा में जापानीज आर्मी को रोक रही थी और सर सैम मानेकशॉ भी वहीं पे सितांग वैली, जो कि आज के बर्मा, बर्मा मतलब आज मलेशिया, मलेशिया में थे। वो 4th बटालियन 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में थे। पैगोडा हिल्स, आपने नाम सुना होगा, मलेशिया के एक बहुत फेमस हिल है पैगोडा। पैगोडा हिल्स में सर सैम मानेकशॉ, जब उसका कैप्चर हो गया था, उसके बाद जैसे ही वो रिलैक्स मोड में आ रहे थे, तभी एक LMG लाइट मशीन गन से उनके ऊपर हैवी आर्टिलरी हुई और वो घायल हो गए। जो वहाँ पे मेजर जनरल डेविड कोमन, कमांडर ऑफ द 17th इन्फेंट्री डिवीज़न, उन्होंने देखा कि सैम जिंदगी से लड़ रहे हैं और वो देख चुके थे कि सैम ने कितना ब्रेवरी से उस LMG के आगे खुद चले गए, ना कि दूसरों को घायल होने दिया, और उन्होंने जीत भी जिलाई थी। तो उन दिनों दोस्तों बता दूं कि एक रिवाज था, रिवाज क्या आप प्रोटोकॉल कह सकते हैं ब्रिटिश आर्मी में, कि अगर एक सोल्जर की डेथ हो जाती है उसके बाद उससे ऑनर नहीं किया जा सकता। आज आप देख सकते हैं कि जो परमवीर चक्र होता है वो मृत्यु के बाद भी दिया जाता है, लेकिन उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। तो वो डर गए थे मेजर जनरल कि सैम मानेकशॉ सर की मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने उन्हें मिलिट्री क्रॉस, जो उस समय का एक बहुत ही अच्छा ऑनर माना जाता है, बहुत ही अच्छा नहीं, आज जैसे परमवीर चक्र का जो ऑरा है वही मिलिट्री क्रॉस का था, उन्हें मिला था। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के सर्जन थे, तो उन्होंने इनकी हालत देख के कह दिया कि नहीं, मैं इनको ट्रीट नहीं करने वाला। लेकिन उसी वक्त सर सैम मानेकशॉ को होश आ जाता है और तो सर्जन ने उनसे पूछा कि क्या हो गया तुम्हें। वो कहते कुछ नहीं यार, मुझे तो एक खच्चर ने लात मार दी। उनके इस ह्यूमर को देखते जो ऑस्ट्रेलियन सर्जन थे वो खुश हो गए और उन्होंने कहा तुम्हें तो बचाना चाहिए। इसके बाद उन्हें जापानीज आर्मी जो सरेंडर कर चुकी थी उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनके डिसआर्मामेंट जब सरेंडर होता है, जब डिसआर्मामेंट होता है एक वार में, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और 60,000 जापानीज प्रिजनर्स ऑफ वार को सर सैम मानेकशॉ ने उस समय हैंडल किया था और उन्होंने बखूबी इसे निभाया था और ना कोई लूट ना कुछ हुआ था और बहुत ही अच्छे से ये हो गया था। अब 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है। जिस रेजिमेंट में सर थे 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, वो चला जाता है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे भी एक किस्सा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक आपने जो सर का नाम देखा, सर सैम मानेकशॉ का पूरा नाम फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ। ये नाम उनका रियल नेम नहीं था, बचपन से ही उनके माता पिता ने नहीं दिया था। ये नाम उन्होंने खुद अपने मन से दिया था। जब ये IMA में पढ़ रहे थे, उन्होंने वहाँ के ब्लैक बोर्ड में एक देखा था, कैप्टन GFS मैक्लरेन। उन्हें लगा था ये क्या नाम है और मेरा नाम तो इतना छोटा है, सैम मानेकशॉ, तो मुझे कैसे लोग बुलाएंगे। तो उन्होंने अपने नाम को बड़ा करने के लिए, कैप्टन GFS मैक्लरेन की तरह करने के लिए, उन्होंने अपना पिता का नाम हॉर्मुस जी, उनके पिता का नाम फ्रांस जी और उनके पिताजी का नाम जमशेद जी को अपने नाम के बीच में जोड़ दिया। तो उसके बाद वो हो गए SHFJ मानेकशॉ। इनके नाम में भी ये कहानी छुपी हुई थी। दोस्तों, मैं बता रहा था कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इनका जो रेजिमेंट था वो चला गया पाकिस्तान में। जिन्ना जिन्ना जो पाकिस्तान बनाने में एक उनका अहम योगदान था, उन्होंने सर सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि तुम्हारी रेजिमेंट तो वहाँ जा रही है पाकिस्तान में, तुम भी पाकिस्तान चलो। बट सर सैम मानेकशॉ ने बहुत ही ह्यूमरसली एक आंसर दिया कि
I was commanding the battalion, but I am not now. And my wife is an Indian, she won't accept Pakistan land. हिंदी में उन्होंने कहा कि मैं कमांड कर रहा था, अभी मैं कमांड नहीं कर रहा, और मैंने एक भारतीय महिला से शादी की है, तो मैं भारत में ही रहना पसंद करूँगा। और यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है 8 गोरखा राइफल्स। जी हाँ, गोरखा। सर सैम मानेकशॉ ने ही कहा था, अगर कोई इंसान बोलता है कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा होगा। जी हाँ, गोरखा के साथ इनका बहुत ही गहरा नाता रहा और 1947 से ये शुरू हो चुका था। दोस्तों, आपको पता होगा 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद कश्मीर दोनों का ही पार्ट नहीं था। वो एक इंडिपेंडेंट, वहाँ के जो महाराजा थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की उस पर नज़र थी, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम थे, बट जो किंग था वो हिंदू था। तो पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया, उसे अपने कब्जे में ले लेने के लिए। तभी महाराजा जो कश्मीर के थे, उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से, लेकिन इंडिया ने कहा कि आप पहले एक्सीड कर लीजिए इंडिया के साथ, मतलब एक्सेशन कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको मदद करने के लिए सोचेंगे। तो महाराजा ने ऐसा ही किया। उस समय वीपी मेनन और सैम दोनों ही वहाँ गए, जबकि वीपी मेनन महाराजा के साथ एक्सेशन को साइन करवा रहे थे। सर सैम मानेकशॉ ने एक एरियल व्यू लिया था उस एरिया का, और वापस जैसे ही दोनों आए एक्सेशन साइन होने के बाद, सैम ने डायरेक्टली सजेस्ट किया कि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स का। इसके बाद नेहरू जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेहरू पहले थोड़े हेजिटेट कर रहे थे कि वो वहाँ हमारे ट्रूप्स को भेजे या ना भेजे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे कहा कि नेहरू, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? तो नेहरू ने कहा ऑफ कोर्स चाहिए। तो उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सैम, तुम्हें तुम्हारा ऑर्डर मिल गया। इसके बाद सैम को मिलिट्री ऑपरेशंस दिल्ली में रखा गया, जो कि आप आज डीजीएमओ के नाम से जानते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हाँ, वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बट वहाँ पे स्टाफ ऑफिसर, एज ए स्टाफ ऑफिसर अपॉइंट हुए थे। और कश्मीर एक्सेशन जो हुआ था, उसमें भी उनके प्लानिंग का एक अच्छा रोल था। दोस्तों, जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी वो श्रीनगर के काफ़ी करीब आ चुकी थी। पूरा कश्मीर जाने वाला था इंडिया के हाथ से, लेकिन इंडिया के ट्रूप्स ने वहाँ पे, एयरफोर्स विद द हेल्प ऑफ एयरफोर्स, वो वहाँ पहुँचे श्रीनगर एयरपोर्ट में, पहले उसे सेफ गार्ड किया, उसके बाद उन्हें वहाँ से खदेड़ा। और उसके बाद आपको पता है कि पूरी कश्मीर नहीं, बट हमने आधा से ज़्यादा कश्मीर बचा लिया था, और उसके बाद वार को रोकना पड़ा था। इसके बाद 1956 तक जो उससे पहले, दोस्तों आपने सुना होगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो रिलेटेड है हैदराबाद के एक्सेशन से। जो हैदराबाद के महाराजा थे, महाराजा नहीं नवाब थे वहाँ पे, वो पहले भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, और वो पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहते या फिर पाकिस्तान के साथ एक्सेशन। तो ये कैसे हो सकता था? इंडिया के बीचों बीच एक कोई पार्ट है और वो इंडिया से अलग होना चाह रहा है या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है, तब ये कैसे हो सकता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद का एक्सेशन इंडिया में किया। इसमें भी मिलिट्री ऑपरेशंस का प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल था, और उस समय भी सर सैम मानेकशॉ उसी में थे। 1956 तक इन्होंने वेरियस पोस्ट संभाले, एज डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग आर्मी हेडक्वार्टर, कमांडेंट ऑफ इन्फेंट्री स्कूल एट मऊ,
अभी भी इन्फेंट्री स्कूल मऊ में ही है। उन दिनों एक कोर्स होता था, अगर आपको हायर कमांडेंट बनना है, हायर कमांड अथॉरिटी मिलनी है, आपको एक कोर्स करना पड़ता था इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन में। 1957 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को वहाँ भेजा गया और वो 1 साल बाद कोर्स करके वापस आए। और आने के बाद उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग 26th इन्फेंट्री डिवीज़न का कमांडेंट बनाया गया 1957 में, और उनको रैंक दिया गया था एक्टिंग रैंक ऑफ मेजर जनरल। ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एक्टिंग रैंक है। जब वो अपने डिवीज़न को संभाल रहे थे, उन दिनों के जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण मैनन, वो उनके डिवीज़न में एक दिन विज़िट करते हैं और वो पूछते हैं कि आप के.एस. थिमैया, जो उस समय के आर्मी जनरल थे, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। सैम मानेकशॉ ने कहा था वो मेरे सीनियर हैं और मुझे उनके बारे में सोचने का या फिर बोलने का उनके बारे में कोई अधिकार नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट वो लाइन सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या बोला था। I am not allowed to think about my general, he is my chief. Tomorrow, you will be asking my subordinate brigadiers and colonels what they think of me. It's the surest way to ruin the discipline of army. Don't do it again. जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में नहीं सोच सकता। और आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने सीनियर के बारे में क्या सोचता हूँ, कल आप मेरे जो जूनियर ब्रिगेडियर्स होंगे, कर्नल्स होंगे, उनके बारे में आप उनसे पूछेंगे। ये श्योरली आर्मी का जो डिसिप्लिन होता है, आर्मी में आपको पता होगा कि जो सीनियर्स होते हैं वो उनकी बात को कभी नहीं टालते और उनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। ये डिसिप्लिन है आर्मी का, और आर्मी डिसिप्लिन के लिए ही जानी जाती है। तो ये डिसिप्लिन रुइन हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप आगे से ऐसा मत कीजिए। लेकिन दोस्तों ये इंडिया है, आप पॉलिटिशियन को नाराज़ करेंगे तो आपको इसका ब्रंट तो झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों कृष्ण मेनन के बारे में आप थोड़ा अगर डीपली जानेंगे तो 1962 का जो वार था उसमें इंडिया का हारने का एक मेजर रीज़न था वीपी मेनन की मनमानी। वो जो आर्मी ऑफिशियल्स थे हायर रैंक के, उनका जो सजेशंस थे उसे कंसिडर नहीं करते थे और अपने मन की करते थे। अपने मन की इन द सेंस कि जो ऑफिसर्स उन्हें फेवर करते थे, प्लेटर करते थे, वो उन्हें सपोर्ट करते थे और हायर अथॉरिटीज़ में उन्हें बिठाते थे। इसके बाद जैसे कि उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर को नाखुश किया, बीच में ऐसा हुआ कि के.एस. थिमैया वो रिज़ाइन कर गए थे क्योंकि उन्होंने जिस ऑफिसर को रेकमेंड किया था चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, जो मिलिट्री स्टाफ है, उसको इग्नोर करते हुए उसके एक जूनियर कॉल को उन्हें बिठा दिया गया था। तो के.एस. थिमैया इससे नाराज़ होकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और सैम मानेकशॉ और बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हो रहा था आर्मी में इसके खिलाफ थे। तो सर सैम मानेकशॉ के पीछे स्पाई छोड़ा गया था और इन्हें बहुत से फॉल्स केसेस में फंसाया गया और ये भी कहा गया कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, जो कि ऑफ कोर्स गलत था। ये गलत जैसे ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, वेस्टर्न कमांड के जो हेड थे वो थे, वो जैसे ही इन्हें बाइज्जत बरी तो नहीं, कोर्ट मार्शल जो कोर्ट होता है उसमें आइदर आपको रिलीव किया जाएगा या फिर आपको कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो इन्हें जैसे ही नो ऑफेंस के थ्रू इन्हें छोड़ा जाने वाला था, उससे पहले ही सीनो इंडिया वार ब्रोक आउट। और आपको पता ही है कि सीनो इंडिया वार में इंडिया की कितनी बड़ी हार हुई थी। दोस्तों अगर सर सैम मानेकशॉ होते तो जो इतनी बड़ी हार हुई थी इतनी बड़ी तो नहीं होती। सर सैम मानेकशॉ ही नहीं, बहुत से ऑफिसर्स काबिल थे, लेकिन
जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कॉल को उस समय जनरल बना दिया था। और उन दोनों की मिली भगत से, क्योंकि देखिए लीडर को अभी आप अगर कभी भी ऐसे प्रमोट करेंगे और उसमें क्वालिटी ना हो तो उसके अंदर मॉरल करेज नहीं होता। और सर सैम मानेकशॉ कहते थे जिसके अंदर मॉरल करेज नहीं है वो नहीं कर सकते लीड। और उन्होंने बाद के इंटरव्यूज में भी कहा था कि कॉल के पास मॉरल करेज नहीं था क्योंकि वो सिचुएशन को बता नहीं पाए थे और लैक ऑफ प्लानिंग उस समय बहुत हुई थी। इंडियन एयरफोर्स को आपको हैरान होगा कि उस समय यूज ही नहीं किया गया था 1962 के बारे में। चलिए उसमें ज़्यादा नहीं जाते। जैसे ही इंडिया की हार हुई सारा ब्रंट आया डिफेंस मिनिस्टर कॉल में और COAS डिफेंस मिनिस्टर मैनन में और COAS कॉल। और इन दोनों को ही हटा दिया गया था, उस समय रिज़ाइन लेनी पड़ी थी। और उसके बाद नेहरू जी ने सर सैम मानेकशॉ से सॉरी मांगा क्योंकि उनके खिलाफ फॉल्स केस चल रहा था, सैम मानेकशॉ ने उन्हें कहा था। और उसके बाद उन्हें सर सैम मानेकशॉ को फोर कोर्स जो कि तेजपुर में है, तेजपुर असम में है, वहाँ उन्हें कमांड दे दिया गया। 4 कोर्स क्यों? 4 कोर्स ही वो था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनका मेन पार्टिसिपेशन था सिनो इंडिया वार में। वो जैसे ही गए वो ना कि डिफेंडिंग मोड में आने के बजाय वो अटैकिंग मोड में हुए। लेकिन नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मिसेस गांधी, जी हाँ इंदिरा गांधी, जो कि ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थे उस समय, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर किया और सर सैम मानेकशॉ को अलाउ किया कि वो जैसा काम करना चाहे कर सकते हैं। सर सैम मानेकशॉ ने शुरू किया। और अगर उस समय ये 4 कोर्स में नहीं होते तो आपको बता दूं कि असम का भी एक पार्ट, यहाँ तक कि नेहरू जी ये सोच चुके थे कि अरुणाचल और असम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वो चाइना कैप्चर कर चुका है। तो अगर उस समय एक एबल लीडरशिप नहीं देते तो ये पार्ट भी हम आज नहीं देखते जो अरुणाचल हम इंडिया कहते हैं। उसके बाद ये वार ख़त्म हुआ। सर मानेकशॉ को 8वां चीफ बनाया गया आर्मी का, मीन्स वो जनरल बने 8 जून 1969। इस बीच में 1965 वार भी हुआ था। आपको लग रहा होगा कि सर सैम मानेकशॉ उस समय कहाँ थे। ये बता दूं कि जब 1965 वार हुआ था वो वेस्टर्न कमांड के रीजन में हुआ था, मीन्स राजस्थान पंजाब उस रीजन के थ्रू हुआ था। और सर सैम मानेकशॉ को ईस्टर्न कमांड में था। और ऐसा नहीं होता कि आर्मी खुद से चला जाएगा, उन्हें ऑर्डर मिलना होता है। लेकिन उस समय भी बखूबी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छा रोल निभाया और इंडिया की जीत हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका भी एक अच्छा रोल था। उन्होंने एक बहुत ही एबल लीडरशिप दी थी और वो सोल्जर्स के बीच में भी जाके उनका मोराल हमेशा बूस्ट करते थे। सर सैम मानेकशॉ उस समय सबसे सीनियर थे 1969 में। लेकिन उसके बावजूद स्वरण सिंह जो कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे वो रिकमेंड कर रहे थे एक दूसरे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को जिन्होंने एक अच्छा रोल निभाया था 1965 वार में। बट आखिरकार उस समय जैसे प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, सर सैम मानेकशॉ को जनरल बनाया गया। अब दोस्तों आते हैं 1971 वार के पहले मैं आना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि रिजर्वेशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में होता है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं आपकी SC ST OBC और अभी तो EWS भी है, तो इन सबको एक कोटा मिलता है रेस्पेक्टिवली गवर्नमेंट जॉब्स में। बट आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में आप सिर्फ अपने मेरिट अपने बलबूते पे आएंगे। नेहरू जी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, तब भी वो चाहते थे। लेकिन इंडिया के सेकंड फील्ड मार्शल KM करियप्पा
और इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी सर के एम करियप्पा ने उस समय बोल दिया था कि आर्मी में सिर्फ मेरिट के बेस पे बंदे चाहिए, ना कि और किसी चीज़ पे। तो सर सैम मानेकशॉ जब जनरल बने थे उस समय भी ये इशू आया था कि SC ST रिजर्वेशन आर्मी में हो। सर सैम मानेकशॉ जो कि वो पारसी थे, उनकी कम्युनिटी को भी मिलता, लेकिन उन्होंने इसे डिक्लाइन किया, कहते हुए कि रिजर्वेशन विल मेक द आर्मी वीक। आर्मी में सिर्फ मेरिट पे बंदे जाने चाहिए, और यही हो रहा है अभी तक भी। और इन्होंने बहुत से नए इंस्ट्रूमेंट्स आर्मी को डिप्लॉय करवाए, और जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन के काफ़ी पक्के थे, वह जैसे कि सारे ऑफिसर्स होते हैं, और इन्होंने आर्मी को एक और स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया।